गुड इवनिंग क्लास। हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। हमने संविधान का परिचय देख लिया है और हमने भाग 1 देख लिया है। अब हम भाग 2 पढ़ रहे थे। भाग 2 में क्या है तो हमने पढ़ा था नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद तक है तो हम कहेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आता है। इसमें हमने सारे एक एक करके अनुच्छेद देख लिए थे। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। अब आज हमें ये पढ़ना है कि नागरिकता से संबंधित कुछ अधिनियम पढ़ने हैं कि जो नागरिकता से संबंधित अधिनियम आया है वो कौन सा आया है, तो ये आज हमें पढ़ना है। तो हम आज लिखेंगे नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955, यही हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले बात आती है अधिनियम क्या होता है। देखो पहले हम अधिनियम की बात कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि ये नागरिकता अधिनियम 1935 क्या होता है। देखो सबसे पहले आप समझो कि देखो ये क्या होता है अधिनियम। अधिनियम समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि बिल क्या होता है। बिल का मतलब होता है प्रस्ताव। बिल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। देखो अब पहले आप समझो ये है बिल, और बिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं तो हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं प्रस्ताव, ठीक ना। अब ये जो बिल होता है इस पे क्या लिखे होते हैं तो हम कहते हैं इस पे कानून का प्रारूप लिखा होता है। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज बनानी है तो उसका आप पहले प्रारूप तैयार करोगे। जैसे मान लो कि अभी घर में शादी उदी पड़ती है तो हम सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं कि हमें शादियों में ये बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है। ऐसे सारी चीजों का हम क्या बनाते हैं, एक प्रारूप तय करते हैं, ठीक ना। तब उसके बाद अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दिखाते हैं कि देखिए सही है कि नहीं सही है। तो उसमें से कुछ आइटम कट कर दिए जाते हैं या कुछ आइटम बढ़ा दिए जाते हैं, यही किए जाते हैं। तो उसके बाद जो अंतिम फैसला होता है जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके हाथ में जाता है। तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो क्लियर है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि वही फाइनल डन बन जाता है। जब फाइनल डन बन जाता है तो हम अपने शादियों में क्या करते हैं, उतनी ही चीजों को खरीद के ले आते हैं। ऐसे ही क्या करती है सरकार भी, क्या करती है एक प्रपोजल तैयार करती है जिसको हम बोलते हैं प्रस्ताव। हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको प्रस्ताव तैयार किया जाता है। उस पे क्या लिखा होता है तो हम कहते हैं बिल पर कानून का प्रारूप लिखा होता है। क्या लिखा होता है तो आपको यह समझना है कि एक कानून का प्रारूप होता है। अब देखो प्रारूप का मतलब कि आपको कैसा कानून चाहिए, समझ गए। मतलब वहां पर कानून के रूप को दिखाया गया है कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए भैया, हमें ये वाला अधिकार चाहिए, हमें ये वाला कानून चाहिए। तो सब आपके कहाँ मिलेंगे, प्रारूप में। अब ये जो प्रारूप होता है ना, अब आपको पता होगा कि जो संसद होता है, संसद हम लोग कब पढ़ा था, संसद में होता है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, ये संसद होता है। तो जब अपने ये संसद में पहुंचता है तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या होगा, संसद में इस पे क्या होगा, डिबेट एंड डिस्कशन होता है। क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशन होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं। अब आप कहेंगे संसद तो भैया 3 चीजें होती हैं। तो संसद का जो आप जब हम कहेंगे संसद में देखो ऐसे 3 होते हैं, लोकसभा, ठीक ना, फिर हम कहेंगे राज्यसभा, फिर हम कहेंगे संसद में यहां पर आपका क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हम कहते हैं इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति। पहले बाबू इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो हम कहते हैं हाँ। अब देखो मान लो कि हमने संसद में जब पेश किया तो हमने इस बिल को कहां पर भेज दिया, लोकसभा में भेज दिया। अब लोकसभा में क्या होगा तो हम कहेंगे लोकसभा में इस पे क्या होगा, डिबेट होगा, डिबेट होगा और डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और क्या होगा, डिस्कशन होगा। जैसे अभी अभी हमने देखा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि ये देखो शादियों का प्रारूप ऐसे तैयार हुआ है। तो उसपे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, डिबेट करते हैं एंड डिस्कशन करते हैं। डिबेट का मतलब होता है बाबू बहस, डिस्कशन का मतलब भी बहस ही होता है। बस समझ जाओ कि ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है डिबेट एंड डिस्कशन होता है। तो लोकसभा का मतलब यहां आपको क्या कहोगे, डिबेट एंड डिस्कशन होता है। अब जब डिबेट एंड डिस्कशन होगा तो यहां से क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, समझ गए। यहां से क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। और पास करके कहां भेज दिया गया, राज्यसभा के पास भेज दिया। अब राज्यसभा में भी इस पे क्या होगा, इस पर डिबेट एंड डिस्कशन होगा, डिबेट एंड डिस्कशन होगा, समझ गए। यहां पर भी क्या होगा, डिबेट एंड डिस्कशन होगा। जब यहां से भी पास हो जाता है तब उसको कहां पर भेज दिया जाएगा तो हम कहेंगे तब उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उस पर देखेगा, सर्च करेगा
और ये क्या कर देगा, असेंट कर देगा। असेंट का मतलब बाबू होता है साइन कर देगा। असेंट का मतलब क्या होता है, साइन कर देगा। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर असेंट करता है, मतलब साइन करता है, वो क्या बन जाता है, हम कहते हैं अब यही बिल आपका क्या बन गया, एक्ट बन गया। और इसी एक्ट को हिंदी में कहा जाता है अधिनियम। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं अधिनियम। बताओ बाबू, आप समझ गए अधिनियम क्या होता है, समझ गए कैसे ये सारी चीजें हुई हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि एक बिल आया और बिल को हमने कहां भेज दिया, लोकसभा में भेज दिया। अब लोकसभा में इस पे क्या होते हैं, तो मैंने कहा इस पे डिबेट हुआ एंड क्या हुआ बाबू, डिस्कशन हुआ। समझ गए, और क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। फिर ये कहां गया जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में क्या होगा, तो हम कहेंगे इस पे भी डिबेट होगा एंड क्या होगा, हम कहेंगे डिस्कशन होगा। फिर ये कहां चला जाएगा, तो हम कहेंगे ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो आप कहेंगे ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे ये इस पे असेंट करेगा। और ये असेंट का मतलब क्या होता है बाबू, तो हम कहते हैं सिग्नेचर होता है। और ये क्या बन जाएगा, तो हम कहते हैं ये एक्ट बन जाएगा। अब एक बात और आती है, क्या ये जो बिल होता है ये पहले लोकसभा में जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बिल का प्रकार होता है कि किस टाइप का बिल होता है। कुछ बिल ऐसे होते हैं केवल लोकसभा में डाले जा सकते हैं, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी जगह से इनिशिएट कर सकते हैं। समझ गए। अच्छा, अब ये बात आती है, बताओ इन पे डिबेट एंड डिस्कशन कौन करेगा, तो इन पे डिबेट एंड डिस्कशन सांसद लोग करते हैं, ठीक ना। प्रधानमंत्री करेंगे, सभी लोग, जितने लोग संसद में होते हैं सभी लोग इस पे क्या करेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। समझ गए, आपको समझ में आ गया कि अधिनियम कैसे बनता है। तो आप समझ गए कि हाँ ये चीज अधिनियम होता है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी से, ठीक। ये बाबू बहुत ही जरूरी चीज है, ये अगर आप समझ जा रहे हो तो अच्छी चीज है। अच्छा, बिल को हम चाहे लोकसभा में भेजें चाहे राज्यसभा में भेजें, अभी हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि अभी हमने बिल को नहीं समझा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बिल समझा दूंगा, सारे बिल समझा दूंगा कि ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, ये देखो साधारण बिल होते हैं, कौन सा बिल कहाँ होता है, कौन सा बिल कहाँ नहीं थी, कौन सा मनी बिल है, ये सब मैं एक दिन बता दूंगा आपको, उसके टेंशन मत लीजिए। अभी आप केवल समझिए कि जनरल बजट, ठीक ना, जनरल बिल है ये, सामान्य बिल है ये, सामान्य प्रपोजल है। अच्छा, बिल के लिए एक अच्छा सा हिंदी आता है, बिल को हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विधेयक बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, विधेयक। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यही विधेयक ही आपका अधिनियम बनता है, ठीक ना। यही विधेयक ही आपका क्या बनता है, हम कहते हैं अधिनियम बनता है। बताओ ये आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो अपने टॉपिक पे हम आए, दे रखा है नागरिकता अधिनियम 1955। आपने समझ गया कि ये कोई भी पहले विधेयक रहा होगा, विधेयक से ये क्या बन गया है, हमने कहा अधिनियम बन गया। तो इसकी जो पहली बात है ना, ये जो प्रावधान करता है, ये कहता है भैया देखो, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको केवल सिंगल सिटीजनशिप रखने की छूट है। समझ गए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि आप एकल नागरिकता ही रख सकते हो। तो इसने पहला प्रावधान क्या रखा है, इसने कहा भैया एकल नागरिकता होनी चाहिए सभी के पास, एकल नागरिकता। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको एकल नागरिकता रखनी होगी। अच्छा, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, बता रहा हूं उसको भी। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मान लो ये भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक ना। अब भारत है, यहां देखते होंगे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर इधर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे करके यहाँ क्या है, बहुत सारे राज्य। अब हम कहे चलो हमें एक नागरिकता मिल गई भारत की, मतलब कि हम भारतीय हैं। फिर हमने कहा कि हम एक नागरिकता ले लेते हैं यूपी से, कि हम कहें कि हम यूपी वासी हैं, ठीक ना, इसलिए हमें एक अलग से नागरिकता दी जाए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये नहीं होगा कि राज्य अलग नागरिकता देगी और आपका देश अलग नागरिकता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। केवल यहां पर क्या होगा, तो हम कहेंगे केवल यहां पर हो सकता है कि भारत की ही नागरिकता होगी, हम भारतीय हैं। ये शब्द कहां से आया, इसी नागरिकता शब्द से आया है कि हम भारतीय हैं। समझ गए, क्लियर हो गया आपका। तो अगर आपको राज्य का भी मिले और देश का भी मिले तो आपका हो गया दोहरी नागरिकता। अच्छा, और भी दोहरी नागरिकता हो सकती है।
आप भारत की भी नागरिकता ले लो, आप किसी और दूसरे देश की भी नागरिकता रख लो, इसका मतलब हो गया कि आपके पास डबल नागरिकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आप भारत के हो तो आपको केवल भारत की नागरिकता रखनी होगी। अगर आप बाहर जाते हो, अमेरिका में जाते हो, अगर आप वहां की नागरिकता को लेते हो तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी आपकी। समझ गए? ये कहा गया है कि यहां पर क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये बात कहां लिखी गई है? तो हम कहेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बातें लिखी गई हैं, और आपको पता अनुच्छेद में भी लिखे गए हैं। ठीक ना? ये बताओ, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या होती है, दूसरी बात इसमें क्या कही गई है? दूसरी बात ये बोली गई है कि ये बताओ कि हम नागरिकता किस बेसिस पर दें, नागरिकता देने का आधार क्या होना चाहिए। जैसे अगर कोई 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कैसे हमें नागरिकता देनी है, कैसे नहीं देनी है, इन सब चीजों पर यही डिबेट करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पर आप लिखोगे 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे देनी है, कैसे देनी है। ठीक ना? या तो ये पॉइंट लिखो, या तो ऐसे पॉइंट लिख लो कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक ना? तो हमने कहा कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इसमें कुछ संशोधन हुआ है। भैया 55 है तो 55 के बाद क्या होते हैं, इसमें संशोधन हुए हैं, तो आपको उस संशोधन वाली डेट बना लेनी। संशोधन पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है, मतलब परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संशोधन। तो हम कहेंगे बताओ संशोधन किस किस सन में हुआ, तो हम कहेंगे पहला संशोधन लिखेंगे 1987। पहले ये आप लिखो बढ़िया से, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि ये क्या है। दूसरा संशोधन होता है 1992। दूसरा संशोधन कब होता है? 1992। लिखते रहना। पहला संशोधन 1987 और दूसरा संशोधन लिखेंगे 1992। 1 मिनट और यहां क्लियर कर लेते हैं, 87 ना लिख के बल्कि यहां पर 86 लिखो, ताकि ना एक चीज और अभी बतानी है आपको। ठीक ना? क्योंकि 87 वाला इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि हम आपको लिखवाएं उसको फालतू में। तो ये लिखो 1986 में पहला संविधान संशोधन, मतलब नागरिकता से संबंधित। ठीक ना? फिर आप लिखेंगे 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ। फिर आपका होता है 2003 में। कब होता है? तो हम कहेंगे 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ नागरिकता से संबंधित। फिर एक होता है 2005 में। ये आपको बढ़िया से लिख लेना है कि कब कब हुआ है। फिर एक होता है 2015 में, और फिर एक होता है 2019 में। ये जितने भी यहां पर संविधान संशोधन इस समय मेंशन किया हूं, ये इंपॉर्टेंट है। समझिए कौन कौन सा? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ये जो 6 संविधान संशोधन है यही माने जाते हैं। समझ गए? यही संविधान संशोधन नागरिकता से संबंधित अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो आप कहेंगे केवल 6 बताने आपको। ठीक ना? लेकिन ओरिजिनली ये नहीं है, ओरिजिनली कुछ और है। हम कहते हैं ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनली का मतलब सही रूप से कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है। ठीक ना? सही रूप से इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो हम कहेंगे देखो ये हुआ था 1957 में भी एक हुआ है। कब हुआ है? तो हम कहेंगे 1957 में भी हुआ है। फिर हम कहेंगे 1960 में भी हुआ है। फिर हम कहेंगे कि क्या हुआ है, 1985 में भी हुआ है। ठीक ना? ये भी हुए हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 1986 में होता है। फिर आपको पता है कि 1992 में होता है। फिर आपको पता है कि 2003 में होता है। फिर आपको पता है कि 2005 में है। फिर 2015 में है और 2019 में है। सही मामले में इतनी बार संविधान संशोधन हुआ है, लेकिन ये जो 3 है ना, इनको हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं और पढ़ना भी नहीं है। अगर कभी आपसे पूछा जाए, देखो अगर ये पूछा जाए कि मतलब ये बताओ परफेक्ट रूप से कितनी बार हुआ, मतलब कि पूर्ण रूप से कितनी बार संविधान संशोधन हुआ नागरिकता को लेकर, तब ये बताना है। और नहीं तो आपको केवल यही 6 बताने हैं, 86, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। केवल यही इतने आपको बताने हैं।
अच्छा, अब हमने कहा कि संशोधन इसमें इतनी बार हो गई है। संशोधन को लेकर अगर बात करें तो ये क्लियर सीधे क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक नागरिकता अधिनियम में 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उसने वहां पर जो मतलब कि क्वेश्चन आया हुआ था उसमें 6 माना गया है। कमीशन ने 6 माना है, तो इसीलिए मैं आपको 6 पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। इस 3 को कभी उसने लिया नहीं, क्योंकि इनमें कुछ खास बातें हुई ही नहीं ना, तभी, ठीक ना। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, बताओ इसमें क्या है, ठीक ना। इसमें क्या है, हम कह रहे हैं एक है तो इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दूसरा हमने कहा 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे देनी है, ठीक ना। अब यहां संशोधन इसमें कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है। तो आपने डेट देख लिया कौन कौन से डेट में ये कैसे कैसे हुआ है, ठीक ना। अब हम लिखेंगे कि भैया कैसे हम नागरिकता दें, कौन, ऐसे लिख लो, नागरिकता का आधार क्या होना चाहिए। नागरिकता का आधार बताया गया है, नागरिकता का आधार बताया गया है। और यहीं से अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि नागरिकता का आधार क्या क्या है। समझ गए, ये आप 4 पॉइंट लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे नागरिकता का आधार। आपने समझ गया ना कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्यों आया है, भैया इन्हीं चीजों के लिए आया है, ठीक ना, इन्हीं चीजों के लिए आया है। अब बताओ नागरिकता का आधार क्या होना चाहिए। चलो भैया अब देखते हैं कि नागरिकता का आधार क्या होना चाहिए। देखो आधार में चीजें बताई गई हैं। पहला इसमें जो बताया गया आधार, पहला पॉइंट क्या बताया गया है, पहला पॉइंट बताया गया है जन्म के आधार पर। किसके आधार पर हम नागरिकता देंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता देंगे। बाबू नागरिकता तो क्लियर ही है ना कि नागरिकता क्या होती है, भैया क्या होती है नागरिकता, तो ये आपका क्लियर ही है। दूसरे नंबर पे आते हैं, क्या बोलता है ये, दूसरे नंबर पे कहता है कि पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, किसके आधार पर, हम कहेंगे पंजीकरण के आधार पर, ठीक ना। अगला तीसरे नंबर पे आप लिखोगे भूमि विस्तार के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर। अच्छा इसको बाबू ना निगमन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम एक शब्द और अच्छा देते हैं, निगमन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, निगमन। अच्छा एक शब्द और भी इसको लिख सकते हैं, समावेश भी बोलते हैं इसको, हम समावेश भी बोलते हैं। सब एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे हमने कहा भूमि विस्तार, मतलब यहां पर उस जमीन को क्या कर रहा है, विस्तारित कर रहा है। जैसे मान लो कि पहले सिक्किम अपने भारत में नहीं था, फिर सिक्किम को हमने क्या कर लिया, भारत में मिला लिया, और जैसे हमने सिक्किम का भारत में मिला, इसका मतलब हमने अपनी सीमा का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। तो वहां के लोगों को हम कैसे नागरिकता देंगे, समझ गए। अब देखो यही बात तो हुआ, निगमन कर लिया उनका हमने अपने में मिला लिया, समावेश कर लिया उनको अपने में मिला लिया। समावेश का मतलब सभी को आपस में मिलकर क्या बना लिया, समान कर लिया, अपने समान कर लिया, समझ गए इतनी बात। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, हम कहेंगे देखो एक और होता है जिसको हम बोलते हैं देशीकरण। क्या बोलेंगे, देशीकरण। देशीकरण के आधार पे हम क्या देंगे, नागरिकता देंगे। पहले ये लिखो, अभी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आप कहोगे 5वें नंबर पे क्या होगा भैया, 5वें नंबर पे हम लिखेंगे वंश के आधार पे हम नागरिकता देंगे। कौन कौन सा है, पहला है जन्म के आधार पे नागरिकता देंगे, पंजीकरण के आधार पे नागरिकता देंगे, भूमि विस्तार के आधार पे नागरिकता देंगे, देशीकरण के आधार पे नागरिकता देंगे, और वंश के आधार पे हम क्या देंगे, नागरिकता देंगे। अब इनको देखो कैसे याद रहेंगे सर ये, तो हम कहेंगे देखो जन्म की अंग्रेजी होती है बर्थ। क्या होती है अंग्रेजी इसकी, बर्थ, ठीक ना। और पंजीकरण की अंग्रेजी होती है रजिस्ट्रेशन। क्या होती है, तो हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक ना। भूमि विस्तार कहने का मतलब यहां आपने जमीन को एक्वायर कर रखा है, किसको बोलते हैं, एक्विजिशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलते हैं एक्विजिशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। देशीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक ना। और वंश का मतलब होता है डिसेंट। क्या होता है, डिसेंट, समझ गए। पहले समझ जाओ, जन्म के आधार मतलब जन्म का आधार बनाएंगे तो उसको हम अंग्रेजी में बर्थ बोलते हैं। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, भूमि विस्तार का मतलब एक्विजिशन होता है, देशीकरण का मतलब नेचुरलाइजेशन होता है, और वंश का मतलब डिसेंट होता है। यहां से आप निकाल लो बी, और यहां से आप निकाल लो आर, और यहां से आप निकाल लो ए, और यहां से आप निकाल लो एन, और यहां से आप निकाल लो डी।
अब आप कहेंगे ये बन गया BRAND, ब्रांड। क्या बन गया? ये ब्रांड बन गया। मतलब ब्रांड के आधार पे हम क्या देंगे? नागरिकता देंगे। अब ब्रांड का मतलब जन्म के आधार पे, बी का मतलब बर्थ के आधार पे, आर का मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पे, और ए का मतलब एक्विजिशन के आधार पे, और एन का मतलब नेचुरलाइजेशन के आधार पे, और डी का मतलब क्या होता है? डिसेंट के आधार पर। समझ में? क्लियर हो गई चीजें? तो हम क्या करते हैं? ब्रांड के आधार पे नागरिकता देते हैं। समझ गए कि नहीं इतनी बात? समझ गए? अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग हम बनाएंगे जन्म के आधार पर या बर्थ के आधार पर। ठीक ना? अब हेडिंग बनाएंगे हम बर्थ के आधार पे। पहला हमने लिखा जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक ना? बाई बर्थ, यहां आप लिख सकते हो बाई बर्थ, ठीक ना? अब भैया अगर ये आपसे पूछे कि बताओ तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहां पर हमने क्या कर दिया? जन्म के आधार। जन्म के आधार का मतलब ये हुआ कि जिसका जन्म भारत में हुआ, जैसे हम, जैसे आप, हम लोगों का जन्म कहां हुआ है? भारत में हुआ है। इसका मतलब हम लोग भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। समझ गए इतनी बात? तो यहां पर हम कहेंगे जिसका जन्म, जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक ना? जिसका जन्म भारत में हुआ है। अब बाबू तब इसमें शर्त भी तो होगी। कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो कहेंगी कि हाँ चलो भैया आप भारत के नागरिक हो? तो शर्त, पहली आप शर्त क्या लिखेंगे? इसमें पहले आप डेट को मेंशन करेंगे। जिसका जन्म, जिसका जन्म ऐसे लिख दे, पूरा पूरा मैं लिख देता हूं। जिसका जन्म, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, ठीक ना? जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ हो, ठीक ना? अब देखो उसके माता पिता, या उसके माता पिता चाहे भारत के नागरिक रहे हों या ना रहे हों, इस पे डिपेंड नहीं करता। केवल आपको यह पढ़ना है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक ना? तो हम कहेंगे जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ, के बीच हुआ हो, के बीच हुआ हो, हुआ हो, उसके माता पिता, माता पिता की राष्ट्रीयता, की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक ना? मतलब राष्ट्रीयता का मतलब बाबू नागरिकता ही है, ठीक ना? अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि हर शब्द से हम लोग क्या हो जाए? रूबरू हो जाए, ठीक ना? तो ये क्या कर रहा है? जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों या ना रहे हों। पहली बात क्लियर हो गई आपकी? तो आप कहेंगे हाँ ये तो भैया क्लियर है। लेकिन समझो एक बात और समझो, अब दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? अब मान लो मैंने माना कि 1 जुलाई 1987 के बाद भी कुछ लोगों का जन्म होता होगा, तो आप कहेंगे हाँ, तो उसमें क्या होता है? क्या मेंशन करेगा? अब देखो क्या मेंशन करता है, जिसका जन्म, जिसका जन्म भारत में ही बता रहे, जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो, लेकिन कब हुआ हो? हम कहते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई 1987 के बाद। समझ गए? ऐसे चाहे लिख लो
से लेकर 3 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो, हुआ हो। ठीक ना, क्लियर समझो। पहले क्या बोल रहा है, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2003 के बीच में अगर से होता है तो वो बताओ कैसे भारत का नागरिक बनेगा। तब भैया जैसे यहां पर देखो, उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी चल गई, लेकिन अब यहां पर क्या होना होगा, अब उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। समझ गए। अब हम कहेंगे बताओ, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2003 के बीच में अगर से होता है तो क्या वह भारत का नागरिक है। ऐसे नहीं कहेंगे भारत का नागरिक है, तभी हम कहेंगे भारत का नागरिक है जब उसके माता पिता की भारत की नागरिकता हो। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसमें भी शर्त में शर्त आ गई। समझ गए, शर्त क्या बनेगी। तो हमने कहा लेकिन माता पिता में से एक का भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी होगा भैया, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगर नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। अब ये कब होगा, ये जन्म के समय और कब। अरे जन्म के समय तो नागरिक रहेंगे, ये थोड़ी चाहे जब रहे। ठीक ना। तो यहां अगर से कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लेना कि जन्म के समय की बात चल रही है, जन्म के समय की बात चल रही है। अच्छा, अभी कुछ लोग 3 दिसंबर 2003 के बाद भी तो पैदा हो सकते हैं। तो हमने कहा हाँ, 3 दिसंबर 2000 के बाद भी पैदा हो सकते हैं, तब उनके साथ क्या होना चाहिए। ठीक ना। तीसरे नंबर पे क्या होगा, जिसका जन्म 3 दिसंबर 2003 के बाद हुआ हो। कब हुआ हो, तो हम कहेंगे 3 दिसंबर 2003 के बाद। तो वो बताओ भारत के नागरिक कब हो सकते हैं। तो हम कहेंगे उनके माता पिता भारत के क्या होंगे, नागरिक होने चाहिए, लेकिन उनके जन्म के समय। 3 दिसंबर 2003 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। मतलब कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, तभी ये उसको 3 दिसंबर 2003 के बाद तभी माना जाएगा वो भी भारत का नागरिक होगा, तभी उसको हम जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता को प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और रखी जाती है, इसमें बोला जाता है कि उसके माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो। प्रवासी का मतलब दूसरे देश से भारत में आया हो। ठीक ना, दूसरे देश से अगर से कोई भारत में आता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवासी। अगर देखो मतलब जैसे पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, इन सब सारे प्रोसेस से अगर से वो आया होगा तब तो सही है। ठीक ना, लेकिन अभी चुप्पे से भाग के आया होगा तो उसको बोला जाएगा अवैध प्रवासी, इलीगल रूप से आया हो। समझ गए। तो यहां हम क्या करेंगे, 3 दिसंबर 2003 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में होता है, वह तभी भारत का नागरिक होगा, जब उसके माता पिता में से जन्म के समय भारत के नागरिक नहीं हो, भारत के नागरिक रहे हो। ठीक ना। लेकिन कोई अवैध
प्रवासी ना हो, ठीक ना, कोई अवैध प्रवासी ना हो, कोई अवैध प्रवासी ना हो। तो ये है